मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध। ये अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट निबंध माना जाता है। निबंध कोई भी हो, थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, परेशानी होती है, ठीक है ना? और क्यों डिफ़िकल्टी होती है? क्योंकि निबंध का मतलब होता है निह प्लस बंध, यानी कि जिसमें कोई बंधन ना हो। ऐसा एक कंपोज़िशन, एक ऐसी रचना जिसमें हम कोई बंधन नहीं रखते हैं। किसी एक विषय पर पहुँचने के लिए हम लोग उस विषय तक अप्रोच करने के लिए जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। मतलब कोई नियम का पाबंदी नहीं है, कोई कानून नहीं होता है निबंध लिखने में। कभी-कभी निबंध लिखने के लिए जब आपके सामने आएगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हो, कभी भी कोई भी पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन दूसरे का लिखा हुआ जब निबंध रहेगा, तुम्हारा लिखा हुआ तो टीचर भोगेगा बेचारा, उसको समझ में आएगा नहीं कहाँ सिर है, कहाँ पैर है। अब इसी तरीके से किसी दूसरे निबंधकार ने अगर लिख दिया हो, खैर विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो बहुत ही पहुँचे हुए साहित्यकार हैं, तो ऐसा शब्द या ऐसी बात बोलकर उनके बारे में उनका तौहीन होगा। उनका ये जो बात है ना निबंध, बहुत ही गहराई लिए हुए है अपने अंदर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें क्या गहराई है उसको पढ़ने के पहले थोड़ा-सा हम लोग इनके बारे में जान लें। गोरखपुर में इनका जन्म 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना? गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गाँव में हुआ था। तो और इनकी मृत्यु जो थी वो एक्सीडेंट में हो गई, दुर्घटना में हो गई, सड़क दुर्घटना में। पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में और संस्कृत विद्यालय में अनेक वर्षों तक पढ़ाया भी, उप कुलपति के रूप में भी रहे। तो ज़रा एक बार शॉर्टकट हम लोग जान लें कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह संदेश किसकी तरफ बता रहा है? ये उन तमाम ज़िम्मेदार लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है जो अपने घर के बड़े हैं, जिनको घर वाले राम मानते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मुकुट हैं। हर बड़े लड़के का घर में, या हर बड़ी लड़की को भी मान लो अगर बेटा माना जाए, तो घर का कोई ना कोई एक बड़ा बेटा होता है। तो उस बड़ा बेटा को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा राम है, और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए वो लंदन जाता है, कोलकाता जाता है, पेरिस जाता है, तो दिल्ली जाता है, ठीक है ना? अपना गाँव देहात छोड़कर दूसरे शहर में जाता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी दूसरे देश में चला जाता है, और जाता है तो वो इनसिक्योर रहता है उतने दिनों तक, असुरक्षित। माता-पिता की नज़र में वो असुरक्षित ही रहता है। उनको चिंता सता रही होती है कि वो क्या खा रहा होगा, कैसे सो रहा होगा, कैसे अपनी बिस्तर सजाता होगा, कैसे साफ-सफाई रखता होगा। हुँ? इस बात को लेकर काफ़ी माता-पिता, बुज़ुर्ग घर के चिंतित रहते हैं, और उसी चिंता को यहाँ मान लिया गया है, भीगना, बारिश में भीगना। और मुकुट किसे माना गया है? उनकी ज़िम्मेदारियों को, उनके बाहर जाने को, उनकी असुरक्षा को मान लिया गया है मुकुट। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी मेरा बच्चा बाहर न जाने किस हाल में होगा। एक और बात है इस निबंध में, जनरेशन के गैप के सोच की बात भी की गई है। यानी पिछला जनरेशन जो है, पिछला जनरेशन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरे बेटे का जनरेशन या बेटी का जनरेशन काफ़ी चालाक है, स्मार्ट है। वो इस लायक हो गया है 18, 20, 22 की उम्र में कि वो बहुत कुछ काम खुद कर सकता है, और बहुत एक्सपर्ट तरीके से कर सकता है, जिसमें उसको ज़रूरत भी नहीं है अपने से बड़ों की राय लेने की। ये कौन नहीं मानता है? पिछला जनरेशन, यानी कि बुज़ुर्गों का। और जो नया जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो नहीं मानता है क्या? कि हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, वो इतना दबाव क्यों बनाते हैं भाई हमारे ऊपर? हम हैं, सक्षम हैं, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, इतना पीछे मत पड़िए पापा, ठीक है ना? अक्सर बच्चों को तुमने ऐसा कहते हुए सुना होगा। तो इस बारे में भी चर्चा है इस चैप्टर में। तो आइए अब हम लोग निबंध शुरू करते हैं, काफ़ी बातचीत हुई। महीनों से मन बेहद उदास, ठीक है ना? लेखक कह रहे हैं विद्यानिवास की कई महीने से मन उदास है। उदासी की कोई ख़ास वजह भी नहीं है, हमारे तुम्हारे साथ भी होता होगा। कई बार उदासी का हम लोग वजह नहीं जान पाते हैं, मन उदास रहता है, लेकिन फिर भी तबीयत भी ढीली होती है कई महीनों से, ठीक है? आप मॉर्निंग वॉक वगैरह में जा रहे होते हैं, बारिश का महीना है, नहीं जा रहे हैं, तबीयत ढीली हो गई। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ होगा। कुछ आस-पास के तनाव, इंसान जब तक है तब तक तो चिंता रहेगी ही। आस-पास के माहौल में कुछ न कुछ तनाव आ ही जाता है, टेंशन। कुछ उनसे टूटने का डर, यानी लेखक अपनी मानसिक दशा बता रहे हैं, पहले-पहले कह रहे हैं कि उस तनाव से टूटने का भी डर था कुछ। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर साँस लेने की जगह की कमी,
आकाश खुला है, लेकिन फिर भी खुलकर सांस लेना मतलब खुलकर लाइफ को एंजॉय करना, ऐसा भी मौका नहीं मिल रहा है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें लगकर मैं चाहता हूँ कि मुक्त हो जाऊँ, अपने इस अंतर द्वंद्व को समाप्त कर दूँ, मन के अंदर चल रही द्वंद्व को, और खुश हो जाऊँ, लेकिन तमाम बाधाएं आ जा रही हैं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। ले देकर देखा जाए तो उदास होने का कोई कारण नहीं है, फिक्स रीज़न नहीं है। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई है। यानी कि बस यूं ही गुजरते जा रहा है, जैसे आपका जीवन गुजर रहा होगा। आप लोग भी बेचारे इस अवस्था से कहीं अलग नहीं है। ठीक है, आपका रूटीन क्या है भाई? अभी आप यहाँ से जाओगे, घर में खाना पीना, और उसके बाद बहुत सारी आपकी भी रूटीन है। खाना पीना के बाद उस रूटीन में आप परेशान रहते होगे। तो कुछ ऐसा ही था इनके साथ भी। और बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई छोटा छोटा बात होता है, बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। और कभी बहुत बड़ा घटना हो जाता है, लेकिन मन परेशान नहीं होता है ना? ठीक है ना? कभी बड़ी घटना के बारे में हमने सोचा कि अब तो बहुत परेशान हो जाएंगे हम, लेकिन हम नहीं हुए परेशान। और छोटी घटना जिसमें हम सोचे थे होगा ही नहीं परेशानी, वो बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता। कभी कभी कुछ मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो पहला पैराग्राफ कुछ विशेष नहीं रहा। इस पैराग्राफ में हमने यही देखा कि लेखक परेशान है, किसी बात को लेकर के चिंतित नहीं है, यूं ही चिंतित है। खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं, बेचैनी सी लग रही है, मन बहुत ही घबरा रहा है उनका, स्वस्थ नहीं है, खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटी छोटी बात पे बड़ी परेशानी, बड़ी बात पे कोई परेशानी नहीं, ऐसी मानसिक दशा में है। अब आगे अगला। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। 2-3 दिन पहले की बात है। लेखक जिस दिन ये निबंध लिखना शुरू किए, बता ही दिए पहले पैराग्राफ में, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं मानसिक रूप से। कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, साथी हैं, वो गए ऐसे ही संगीत का कार्यक्रम सुनने। जैसे यहाँ कोलकाता में भी फंक्शन वगैरह होता है ना, तो कोई चला जाता है कि भाई हम जा रहे हैं, थोड़ा किशोरदा का गाना सुनेंगे, रफ़ी का गाना सुनेंगे। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने चिरंजीव यानी बेटा, तो जब वो साथी गए तो साथ में मेरा बेटा भी तैयार हो गया। पिताजी मैं भी जाऊं? मैंने कह दिया जाओ। अच्छा, मेरे घर में मेहमान बनकर आई थी मेरे एक दोस्त की बेटी। वो मेरे घर घूमने आई थी। ठीक है, हमारे भी घर आ सकती है मेरे दोस्त की बेटी या मेरे दोस्त का बेटा। तो जब घर में आई थी, तो जब मेरा बेटा जा रहा था संगीत का कार्यक्रम सुनने, तो वो लड़की भी बोली अंकल जी क्या मैं भी जाऊं? मैंने कहा जाओ, तुम भी जाओ। महानगरीय वातावरण में पली हुई वो कन्या, महानगरीय मतलब जैसे कोलकाता जैसा शहर है, मुंबई है, ऐसे माहौल में वो पली बड़ी थी। अनुमति मांगी, मैंने नहीं रोका। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे में सुनकर चले आना। यानी इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि उनके घर आई हुई एक मेहमान कन्या और उनका बेटा, दोनों उनके दोस्त के साथ एक संगीत कार्यक्रम देखने के लिए चले गए। परमिशन जब उन्होंने मांगा तो ये नहीं देना चाहते थे परमिशन, लेकिन फिर भी दे देना पड़ा, क्योंकि लड़के जब बड़े बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तो बार बार ना 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 नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ना करोगे तो उसके अंदर विरोध पैदा हो जाएगा, फिर छिप छिपी जाने लगेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए कई जगह डांट लगाओ ना करो, तो कहीं कहीं जगह हाँ भी कर दो। नज़र लेकिन रखो, असुरक्षित माहौल है। अब रात के 11 बजे थे, सॉरी 11 नहीं 12, रात के 12 बजे। अभी तक लोग लौटे नहीं। मेरी पत्नी घर में उद्विग्न हो गई, भड़क गई पूरा। पत्नियां जब भड़कती हैं तो उसका शिकार बनाती हैं पति को। ठीक है ना? झल्लाई, खूब जोर से झल्लाई। साथ में गए हुए मित्र पर नाराज होने लगी। कहाँ कहाँ से आपके सब कैसे कैसे दोस्त हैं, आ जाते हैं, और आप दो को तो समझ में आता है नहीं। बेटा को तो भेजे ही, एक दूसरे की धरोहर कन्या को भी भेज दिए। नाराज होने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। हम और मेरी पत्नी दोनों छत पर लेटे हुए थे, राह देख रहे थे। किसका? बेटे का और लड़की का। तभी बारिश जब हुई रात के 12 बजे, तो हम लोग सब चटाई वटाई बिस्तर वगैरह समेट कर कमरे में आ घुसे। गृहिणी को मैंने समझाया, बारिश थम जाएगी तो दोनों आ जाएंगे, सयाने हैं, संगीत में मन लग जाता है भाई, तो उठने की तबीयत नहीं होती है, सो जाओ सो जाओ।
छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, ऐसा मैंने कहा। किसी तरह मेरे समझाने से पत्नी जी जो थी वो शांत हो गई और तुरंत सो भी गई। लेकिन मैं अकुला गया, व्याकुल हो गया। अब एक तरफ पत्नी का गुस्सा, दूसरी तरफ बच्चों की चिंता। 12 से भी ज़्यादा हो रहा है रात, अंधेरा है बाहर, बारिश हो रही है। बारिश निकल गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर जाकर राह जोहने लगा, बैठ गया। दूर से कोई भी आहट जब आती थी, कोई भी आता हुआ नजर आता था तो मुझे लगता था कि तुरंत फाटक की ओर देखने लगता था कि लग रहा दोनों आ गए। इंतजार में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारा इंतजार कर रही होगी तो ऐसे ही बेचारी छटपटा रही होगी। उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी तुम ही उसके लिए राम हो। रह रहकर बिजली चमक जाती थी, सड़क छिप जाती थी। बिजली के चमकने से कभी सड़क दिखता था तो कभी छिप जाता था। और सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। चिरई का पूत थोड़ा गोरखपुरी भाषा दे दिए, ये सब लोग समझ रहे होंगे यूपी बिहार वाले। चिरई का पूत यानी चिरई का बच्चा, चिड़िया का बच्चा तक नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। कई दिनों से हम लोगों के भी मन में कुछ न कुछ एक तो गाना वाना, कविता का कुछ पंक्ति वंक्ति आते ही रहता है। तो लेखक के भी मन में पिछले कई दिनों से एक गाना गूंज रहा था जो वो बचपन में सुनते थे, अपने काकी नानी दादी लोगों से सुनते थे। और वो गाना क्या था, वो बैठ के वो लोग गाया करती थी गाने को, और वही गाना अभी इनके सामने दिमाग में आ गया। ये गांव की भाषा है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुआ, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तब राम घर लौटई। ये जो कोटेशन के अंदर दिया हुआ है, ये उस जमाने में जो औरतें थे, बुढ़ियाएँ जो थी, वो जब गाना गाती थी तो ऐसे ही कुछ गाती थी। अब देखिए उसका मीनिंग यहाँ समझाया है, क्योंकि सब लोग तो इसको पढ़ने वाले यूपी बिहार के नहीं होंगे। कुछ लोग मारवाड़ी होंगे, गुजराती होंगे, बंगाली होंगे, तो वो तो नहीं समझेंगे भाषा। तो इसीलिए ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया है उसका मीनिंग। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पाटुका, पाटुका क्या होता है, दुपट्टा, यानी कमर बंद, कमर को कस लिया है जिससे। मेरी सीता की मांग का सिंदूर भी भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। यानी ये उन महिलाओं का विश था कि काश हमारा बच्चा घर लौट आता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टकट में मीनिंग क्या हो गया पैराग्राफ में, कि रात के 12 से भी ज़्यादा हो गए, छटपटा कर छत से नीचे उतरे, कुर्सी लगाकर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। अचानक इनके मन में बचपन की वो सुनी हुई गीत याद आ गई। घबराहट में तो थे ही, वो गीत याद आ गई कि जो पुराने ज़माने की बूढ़ी काकी दादी नानी गाया करती थी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे सीता का सिंदूर भीग रहा है, और मेरे लक्ष्मण का पाटुका यानी कमरबंद, कमर कसने वाला दुपट्टा या गमछा भी भीग रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती थी। जाते पर जानते हो क्या होता है, जाता वो चक्की पीसते हैं जो बैठकर, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो लोग गाँव का एक्सपीरियंस होगा जिनका, तो ऐसे गोल गोल चक्की होता था, उसमें एक वो लकड़ी का वो लगा रहता था, ठीक है ना, हैंडल। और बैठकर दो साइड में दो औरतें बैठ गई, और उसमें एक थोड़ा सा होल रहता है, उसमें चावल गेहूँ या दाल जो भी है डाल रही हैं, और उसको घुमा रही हैं, ऐसे ऐसे बैठ गई हैं और घुमा रही हैं। उधर एक महिला बैठी है, इधर एक महिला बैठी है। क्या ताकत लगता था, गाना गाती थी जाते पर। तो जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर। कब गाती थी, जब मैं विदेश जाता था। भाई साहित्यकार थे ना, तो हिंदी पढ़ाने के लिए कई बार हिंदी के ऊपर कुछ प्रवक्ता के रूप में बोलने के लिए विदेशों में भी जाया करते थे। तो वो गीत बचपन में मैंने सुना था। आज अचानक वो गीत मन में हो उठा, और जब मैं लौटता था, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तो वही औरतें, वही दादी नानी काकी लोग क्या कहा करती थी, मेरा बच्चा मेरा लाल तुमको कैसा वनवास मिल गया था। वनवास किसको मिला था भाई, श्री रामचंद्र जी को मिला था। लेकिन यहाँ जब वो औरतें अपने बच्चों को कहती थी, लेखक को कहती थी, तो विद्यानिवास मिश्र को ऐसा लग रहा है कि मेरी काकी दादी नानी मुझको कहती थी कि तुम्हें भी वनवास मिल गया था। वनवास का जीवन कैसा होगा, कष्टप्रद होगा, दुख से भरा होगा, कठिनाइयों से। बारिश होगी तो राजमहल तो होगा नहीं, भीगेगा। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, उस जमाने में जब वो लोग बोलती थी कि मेरा बच्चा को वनवास हो गया था, मेरे राम का मुकुट भीग रहा था, तो हमको हंसी आ जाती थी। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, तब उस दर्द का पता नहीं था कि वो दर्द क्या था। दर्द मतलब माँ बाप को कैसा दर्द होता है, ये उस वक्त नहीं पता चलता था। जैसे मुझे दर्द नहीं था, लेकिन अब
समझने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं भी बाप बन गया हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो सोचने लगा पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। आज जब इंतज़ार कर रहा था तो वो दर्द दर्द मेरे अंदर उभर कर आ गया। और तो और आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ सकती। जैसे जब मैं जवान था तो मैं अपने दादी नानी काकी का पीड़ा नहीं समझता था। अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। पुरानी वाली जो संस्कृति होती है ना, पुराने पीढ़ी के लोग, वो लोग सिर्फ कल्पना भी कर लेते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट है तो उतने से ही छटपटा जाते हैं, तड़प जाते हैं। सिर्फ कल्पना कर ले और इसी का फ़ायदा उठाता है बच्चा लोग, कुछ-कुछ शैतान बच्चा। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है। पुरानी पीढ़ी कभी ये मानने को तैयार ही नहीं होती है। क्या? कि मेरा संतान अब समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगा। बार-बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती भी है, प्रोफ़ेसर है वो लड़की, जो गई थी। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है और मेरा बेटा छोटा-मोटा कवि भी है। पर लड़की का ख़्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, तत्व मतलब एंटी सोशल्स होते हैं ना, आवारा सब्स्टिट्यूट मारने वाले। लौटते समय कहीं कुछ ना हो गया हो। सोच रही थी कि जब बेटी लौट रही होगी वो, या मेरा लड़का लौट रहा होगा, कहीं कुछ झगड़ा हो गया तो। अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। झूठ-मूठ का मैं सोचने लगता था कि मैं तो अपराधी हो गया, क्यों जाने दिया, उफ़ उफ़! नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की है, और लड़की तो हर एक पराई ही होती है। देखो कहाँ से कहाँ बात चला जा रहा है। पराई लड़की है, फिर कह रहे हैं कोई भी लड़की तो पराई होती है। किसी भी माँ-बाप की जो बेटी होती है वो उसकी थोड़ी ना है। कन्यादान एक दिन दे देना, वो पता नहीं कहाँ किस किस जगह लिखा है उसका ज़िंदगी, किसके साथ लिखा हुआ है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन ठहराएगी। यहाँ पर तुलना किया है लकड़ी का, लकड़ी बोल रहे सॉरी, लड़की का, ठीक है ना, लड़की का, कि धोबी की जो मुठरी होती है, कितना दिन तक उसको खुली हवा में तुम ठहराओगे, कभी ना कभी तो उसको दे ही देना पड़ेगा किसी न किसी को। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कुछ कहीं कुछ हो ना जाए, यही सोचने लगा कि घर आई है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो इसके बाद वाला पैराग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहीं पे मैं रोकना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।